हेलो एवरीवन, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के सोल्यूशन वीडियो, जो आपके हैंडआउट के सोल्यूशन वीडियो होने वाले हैं। हमारा जो क्लास आज का रहेगा उसमें टॉपिक्स हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, केस बेस्ड एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के हिसाब से रहेंगे। हर क्लास की तरह इस क्लास में भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किस तरीके से प्रिपरेशन आपको इस चैप्टर का करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉल्विंग टाइम, लर्निंग टाइम किस हिसाब से है वो सब कुछ आपके सामने है। उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन अपनी बना करके रखनी है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस Hind2 always cut DNA molecules at a particular point by recognize a specific sequence of, यानी प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज Hind2 डीएनए अणुओं को हमेशा एक विशिष्ट अनुक्रम को पहचान कर एक विशिष्ट बिंदु पर काटता है। वो कौन से अनुक्रम होते हैं, कितने बेस पेयर के अनुक्रम होते हैं? चार ऑप्शन है, 6 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर या 7 बेस पेयर। सबसे पहले अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो ये एक तरीके का एंजाइम होता है और इस एंजाइम का काम होता है डीएनए को किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट करना। अब ये जो एंजाइम है, जैसे Hind2 या Hind2 कहते हैं हम, ये जो एंजाइम है ये डीएनए मॉलिक्यूल को 6 बेस पेयर पर पहचान कर कट करने का काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड। कह रहा है इसमें से प्लाज्मिड का कौन सा फीचर नहीं है। प्लाज्मिड की अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड एक तरीके के वेक्टर होते हैं और ये आपको देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया में। ठीक है, अगर हम प्लाज्मिड के फंक्शंस देखें तो प्लाज्मिड हमारे सर्कुलर शेप के होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होते हैं बल्कि ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा प्लाज्मिड का फीचर नहीं है? सिंगल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड नहीं होते। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द मॉलिक्यूलर सीजर्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ आणविक कैंची निम्न में से किस कैटेगरी में आते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स हम कहते हैं एक तरीके के एंजाइम्स को। अब ये ऐसे तरीके के एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है डीएनए को कट करना। ये डीएनए को कट करते हैं एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस पर, और ऐसे तरीके के एंजाइम को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करके इस आंसर को सही किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच नेटिव प्लाज्मिड डिड स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने पहला पुनः संयोजक डीएनए बनाने के लिए किस मूल प्लाज्मिड का उपयोग किया था? अगर हम देखें तो स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर तैयार किया, जिसके लिए इन्होंने मूल प्लाज्मिड यूज किया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। ठीक है, तो ये याद रखना, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड का यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एनेलिंग ऑफ प्राइमर्स टू द डीएनए टू बी एम्प्लीफाइड इन द पीसीआर। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो डीएनए होता है उस डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, डीएनए एम्प्लीफाई होता है। ठीक है, अब ये जो एम्प्लीफिकेशन हम डीएनए का करते हैं, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से होता है, पीसीआर की मदद से होता है, उसमें हम एनेलिंग प्रोसेस कहां पर करते हैं, एनेलिंग प्रोसेस किस डायरेक्शन में करते हैं वो देखते हैं। तो एनेलिंग प्रोसेस हमेशा आपको 3 प्राइम के डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड में हम 3 प्राइम के साइड जोड़ रहे हैं, और इस दूसरे स्ट्रैंड में जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है उसमें भी हम इधर 3 प्राइम के साइड प्राइमर्स ऐड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन हमसे कह रहा है प्लाज्मिड आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। रीजन कह रहा है प्लाज्मिड्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। अब देखो ध्यान से, 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर देना है। हम सभी को पता है प्लाज्मिड जो होते हैं ये एक तरीके के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ना, ये क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
डीएनए है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हमें देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट्स में। कहाँ देखने को मिलेंगे? प्रोकैरियोट्स में, ना कि यूकैरियोट्स में। तो पहला असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन यहाँ पर गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर। ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए। सबसे पहले कह रहा है द पॉलीमरेज एंजाइम जॉइंस द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर डीएनए। दूसरा कह रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट। तीसरा कह रहा है पीसीआर इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। चौथा कह रहा है प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट। अगर आप ध्यान दोगे तो पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है, इनका काम होता है डीएनए की कॉपी बनाना, ना कि जीन ऑफ इंटरेस्ट ज्वाइन करना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन का काम करता है, ना कि एम्प्लीफिकेशन का। पीसीआर एम्प्लीफाई करने का काम करता है, ना कि सेपरेट करने का। लेकिन अगर हम प्लाज्मिड की बात करेंगे तो प्लाज्मिड एक ऐसे तरीके के वेक्टर होते हैं जो कि डीएनए को क्या करते हैं, या फिर कह सकते हो पीस ऑफ डीएनए से अटैच होते हैं, उनको ट्रांसफर कराने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। असर्शन हमारा कह रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए एंड कट देम। रीजन कह रहा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैज 2 यूनिक रिकॉग्निशन साइट PSTL PVUL रिकॉग्नाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभिकथन कह रहा है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए में पैलिंड्रोमिक अनुक्रम को पहचानता है और उन्हें काटता है। तर्क कह रहा है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम में 2 अद्वितीय पहचान स्थल PSTL और PVUL होते हैं जिन्हें प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा पहचाना जाता है। अब ध्यान दो, जस्ट अभी इसी तरीके का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। हमने बोला है आपको कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे डीएनए के और उन्हें वहां पर कट करते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के पास 2 यूनिक रिकॉग्निशन साइट PSTL एंड PVUL होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा पहचाने जाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज में गो अप टू। कह रहा है कितना एम्प्लीफिकेशन हम कर सकते हैं डीएनए का पॉलीमरेज या फिर कह सकते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट का बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज। ये कितने एम्प्लीफिकेशन हो सकता है जीन का डीएनए पॉलीमरेज का यूज करके? तो इसके लिए करेक्ट आंसर है करीब 1 बिलियन टाइम्स। ठीक है, ये रट लेना, ये ऐसा मतलब कह सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर असर्शन एंड रीजन का है। कह रहा है बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। रीजन कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर ऑफ स्टिरिंग टाइप। एक बायोरिएक्टर इष्टतम विकास स्थिति प्रदान करके वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए इष्टतम स्थितियां प्रदान करता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले बायोरिएक्टर स्ट्रिंग प्रकार के होते हैं। अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो ये बिल्कुल सही बात है कि बायोरिएक्टर एक ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है डिजायर्ड प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए और ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस भी देता है। और ये भी सही है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स स्टिरिंग टाइप के होते हैं। लेकिन दोनों कथन एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे assertion and reason both are true but reason was not correctly explained assertions statement। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही जवाब। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हमने खत्म किए हैं। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट द रोल ऑफ ओरी एंड रिस्ट्रिक्शन साइट इन द क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। एक यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दे रखा है। कह रहा है नेम द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज द गिवन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसेस। व्हाट आर सच सीक्वेंस ऑफ बेस्ड रेफर्ड टू एज।
इसमें अगेन क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरोज इन द गिवन फिगर इंडिकेटिंग राइट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड देयर आफ्टर। कह रहा है क्लोनिंग वेक्टर में PBR 322 में ओरी और प्रतिबंध स्थल की भूमिका बताइए। यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है उसमें विशिष्ट अनुक्रम को पहचानने वाले प्रतिबंध एंजाइम का नाम बताइए। चित्र में तीर क्या दर्शा रहा है इसके बारे में बताइए। हम इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम ओरी साइट की बात करते हैं, जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसका मतलब है यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होना शुरू होगा, यहाँ से जो प्लाज्मिड होंगे वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट होंगे। रिस्ट्रिक्शन साइट की अगर हम बात करें तो ये रिकॉग्नाइज होती है स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। ये अलाउ करती है इंसर्शन और रिमूवल ऑफ फॉरेन डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि 5 प्राइम GAATTC से 3 प्राइम की तरफ इको R1 के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस है डायग्राम में। यहाँ पर बेस सीक्वेंसेस जो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में, जिसे आप कहते हो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के हिसाब से है, तो वहां पर ये इको R1 जाकर के कट करने का काम करेंगे। रोल ऑफ एरो इन द फिगर कह रहा है, रोल का मतलब यहाँ पर क्लीवेज बाई इको R1 दिखाया जा रहा है। दिस क्लीवेज प्रोड्यूस स्टिकी एंड, ये क्लीवेज स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है जो फैसिलिटेट करेंगे लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द वेक्टर। अगला क्वेश्चन अगेन हमसे कह रहा है कि CTTAG दूसरा स्ट्रैंड है GAATTC। What are such sequence called? Name the enzyme used that recognizes such nucleotide sequence. What is their significance in biotechnology? ऐसे अनुक्रम को क्या कहा जाता है? ऐसे न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को पहचानने वाले एंजाइम का नाम बताइए। बायोटेक्नोलॉजी में उनकी क्या महत्व है? ये क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देखते हैं। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है ये, ध्यान से देखोगे तो चाहे इस डायरेक्शन से पढ़ो चाहे इस डायरेक्शन से पढ़ो ये एक जैसे दिखेंगे। तो ये सीक्वेंसेस कैसे हैं? पैलेंड्रोमिक। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचानने का काम कौन करता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन मेक कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स फॉर्मिंग स्टिकी एंड्स फॉर रिकॉम्बिनेशन DNA rDNA टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट लाइगेशन ऑफ वेक्टर फॉर फॉरेन डीएनए, वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए फॉरने। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। PCR में उपयोग किए जाने वाले थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज के स्रोत जीव का नाम लिखिए। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग के लाभ बताइए। हम सभी को पता है एक प्रोसेस होता है PCR जिसमें एक तरीके के बैक्टीरिया से प्राप्त एंजाइम का यूज किया जाता है जिसे हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम को निकालने के लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो है थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज निकाला है वो एक बैक्टीरिया से निकाला है। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इसका एक की एडवांटेज ये है कि यूजिंग अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसे आप टैग पॉलीमरेज कहते हो, इज इट्स एबिलिटी टू रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर रिक्वायर फॉर द डीनेचुरेशन स्टेप इन PCR। कह रहा है ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर बने रहते हैं। नॉर्मली एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे तरीके के एंजाइम है जिसे आप टैग पॉलीमरेज कह रहे हो, ये हाई टेम्परेचर पर भी मेंटेन्ड रहेंगे। डीनेचुरेशन प्रोसेस में भी ये क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसी वजह से हम इस तरीके के एंजाइम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ एनी 2 टेक्निक्स that can be utilized to transfer recombinant DNA into the host cell directly without using any vector। कह रहा बिना किसी वेक्टर का उपयोग किए सीधे मेजबान कोशिका में पुनः संयोजक डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली 2 तकनीकी का संक्षेप में वर्णन करिए। ठीक है,
अब अगर हमें यहाँ पर किसी भी तरीके के वेक्टर का यूज नहीं करना है तो हम इस मेथड को माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहते हैं। माइक्रो इंजेक्शन मेथड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली किसी एनिमल सेल के न्यूक्लियस में लगा दिया जाता है। दूसरा जो मेथड है वो प्लांट सेल के लिए होता है, जिसमें हम बम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी से माइक्रो पार्टिकल गोल्ड के या टंगस्टन के, जिसमें डीएनए कोटिंग रहती है, जिसे बायोलिस्टिक जीन गन मेथड कहते हैं। समझ आई? बिना वेक्टर के ट्रांसफर करा रहे, एनिमल में ट्रांसफर कराना है तो माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन प्रोसेस में सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट आरडीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो जीन गन मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में गोल्ड या टंगस्टन से कोट की हुई कह सकते हो माइक्रो पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, जिसमें हम कोट कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और बम्बार्ड कराया जाता है प्लांट सेल पर। ये है बायोलिस्टिक जीन गन मेथड। इस तरीके से बिना वेक्टर का यूज किए हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस तरीके से हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ जब हम जाएंगे तो कह रहा है स्टेट द रोल ऑफ अ सेलेक्टेबल मार्कर इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। Name one such selectable marker which is considered to be used for Escherichia coli. Give one reason why it is considered to be useful marker. यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक चयन योग्य मार्कर की भूमिका बताइए। ऐसा एक चयन योग्य मार्कर का नाम भी बताइए जो एस्चेरिचिया कोलाई के लिए उपयोगी माना जाता है। इसे एक उपयोगी मार्कर क्यों माना जाता है, इसका कारण भी बताइए। सबसे पहली बात, सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म करने, आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसफॉर्म्ड सेल। दूसरा क्वेश्चन पूछा है हमसे, चयन योग्य मार्कर का नाम बताइए जो एस्चेरिचिया कोलाई के लिए उपयोगी है। वो है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, AMPR। और कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में कि उपयोगी मार्कर क्यों माना जाता है, क्योंकि यह अलाउ करता है ग्रोथ को इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये है इस क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर प्लाज्मिड, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम क्लोनिंग वेक्टर्स, गिव वन एग्जांपल ईच फॉर अ वायरल एंड अ बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड क्या है, एक तो ये क्वेश्चन है। वे क्लोनिंग वेक्टर से कैसे भिन्न है, एक वायरल और एक बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर के लिए एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब हम प्लाज्मिड की बात करते हैं तो प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, प्रायः, ऑफन किसी किसी यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन जनरली ये कहां पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में। स्मॉल होते हैं, गोल होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है इन्हें कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। इन्हें क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। ये ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो अपनी कॉपी खुद बना सकते हैं, जो बैक्टीरियाज में और सम यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये अपने आप ही स्वतंत्रता से अपनी कॉपी बना सकते हैं of the chromosomal DNA and often carry genes beneficial for survival like antibiotic resistance। इनके पास अपना खुद का ऐसा जीन भी है जिनसे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर सकते हैं, बेनिफिशियल जीन्स भी अपने पास रखते हैं। प्लाज्मिड और क्लोनिंग वेक्टर के बीच में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम प्लाज्मिड की बात करते हैं। साइड हट जाती हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा क्योंकि थियरी बेस्ड है, सब कुछ मैंने यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है। एक तरफ हम प्लाज्मिड लिखेंगे, दूसरी तरफ क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड को ध्यान से देखिएगा, ये नेचुरल अकरिंग डीएनए मॉलिक्यूल है जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली इंजीनियर्ड फॉर जीन ट्रांसफर। क्लोनिंग वेक्टर की यही बात करें तो ये मॉडिफाइड प्लाज्मिड होते हैं और अदर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पेसिफिशियली डिजाइंड होते हैं इंसर्शन, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये है डिफरेंस प्लाज्मिड और क्लोनिंग वेक्टर में।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वायरल क्लोनिंग वेक्टर के एग्जाम्पल है लैम्डा फेज, वहीं पर बैक्टीरियल क्लोनिंग वेक्टर के एग्जाम्पल है PBR 322। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है राइट द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए सेगमेंट। कह रहा है हमारे पास गिवन डीएनए सेगमेंट है, इसके लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता दो। सीक्वेंस है 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम। नेम द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस। हाउ आर स्टिकी एंड प्रोड्यूस, मेंशन देयर रोल। यानी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम बताइए नीचे लिखे गए अनुक्रम का। इस अनुक्रम को पहचानने के लिए प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस कौन सा यूज होगा और चिपचिपे सिरे कैसे उत्पन्न होते हैं उनकी भूमिका लिखिए। सबसे पहले हमारे पास पैलिंड्रोमिक अनुक्रम एक था, सीक्वेंस एक पहले का दे रखा है 5 प्राइम GAATTC, है ना, 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम। जब हम इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखेंगे तो 3 प्राइम हो जाएगा CTTAAG 5 प्राइम। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में पढ़ें चाहे हम इसको इस डायरेक्शन में पढ़ें, क्या दोनों ही सेम है? बिल्कुल सेम है, इसी वजह से ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए में ऐसे तरीके के बेस पेयर्स वाले सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ें तो वो एक जैसे ही नजर आए, ऐसे स्ट्रैंड को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। गिवन डीएनए सीक्वेंस के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इस तरीके के होते हैं जैसा मैंने बताया। यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानेगा वो है ECO R1। ठीक है, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कौन पहचानेगा? ECO R1 पहचानेगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पर जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो रहा है इसके बारे में बताइए। तो कह रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द DNA strand of DNA a little away from the center of palindromic sequence but between the same two bases on the opposite strand। कह रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड को हल्का सा दूर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटता है, लेकिन यह याद रखता है कि दो बेसेस अपोजिट स्ट्रैंड में हो, वहीं से मैं डीएनए काटूं। This leaves a single stranded portion at the end। इसकी वजह से एक सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एंड पर रह जाता है। There are overhanging stretches called sticky end on each strand। ये जो स्ट्रिकी एंड्स होते हैं इनका नाम इस वजह से ऐसा है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं और यह कॉम्प्लीमेंट्री कट की वजह से जो स्टिकनेस प्रोवाइड होता है ये डीएनए लाइगेज एंजाइम के एक्शन को फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, कह रहा है एक्सप्लेन द बेसिस ऑन विच जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक वर्क्स। Write any 2 ways the product obtained through this technique can be utilized। कह रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीकी जिस आधार पर काम करती है उसको बताइए। इस तकनीकी के माध्यम से उत्पादों के उपयोग में किन्हीं 2 तरीकों को भी लिखिए। अब देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेन काम होता है सेपरेट करना मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ पोरस जेल causing them to migrate based on their size and charges। The technique is used in applications such as forensic analysis to match the DNA from a crime scene and in molecular biology to verify the result of techniques like polymerase chain reaction। कह रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स को उनके साइज और चार्ज के बेसिस पर सेपरेट करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। इस पूरी की पूरी टेक्निक में हम चार्ज और साइज के बेसिस पर देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे सेपरेट हो रहे हैं। ये जो तरीके का टेक्निक है हम फॉरेंसिक एनालिसिस में और साथ ही साथ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं।
यहाँ जब हम ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें इस वेल के अंदर जेल भरे होते हैं। कौन से? एगरोज जेल, है ना, कौन से? एगरोज जेल। ठीक है, अब इसमें हमने डीएनए बैंड देखने हैं। हमें यहाँ पर एक चीज पता है कि डीएनए पर चार्ज होता है निगेटिव, और यह किस तरफ भागेगा? एनोड की तरफ। याद रखेंगे, जितना स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल उतनी तेजी से वो आगे बढ़ेगा, जितना बड़ा रहेगा वो उतना पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो साइज और चार्ज के आधार पर मूवमेंट हम यहाँ पर, सेपरेशन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे 2 यूजेस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन ही है, सोल्यूशन ही है उसका। कह रहा है जो 2 यूजेस हम यहाँ पर ऑब्टेन कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उसमें पहला तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। फॉरेंसिक साइंस के अंदर जब हम इंडिविजुअल बेस्ड पर किसी यूनिक डीएनए पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए भी हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना होता है। और जब हम प्यूरिफाई करते हैं किसी सेगमेंट को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करते हैं जेल से, तो हम उसे क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस में भी क्या करेंगे? यूज करेंगे, जब हम डीएनए को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे चार्ज के बेसिस पर, और उनके सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को क्या करेंगे? निकालेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी हम इसका यूज करते हैं। अब आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पर। केस बेस्ड क्वेश्चन में एक बड़ा सा स्टेटमेंट और उसके कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं जो कि हमें सॉल्व करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ जीन वाज आइडेंटिफाइड इन अ फंगस बाय अ research work in a lab which was considered to be of a great importance in the field of agriculture. As a student of biotechnology, write a step you would suggest to isolate this gene of interest from the fungus and amplify this gene of further experimentation and research. कह रहे एक शोधकर्ता के द्वारा प्रयोगशाला में कवक में एक जीन की पहचान की गई थी जिसे कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया। बायोटेक्नोलॉजी में एक छात्र के रूप में उन चरणों का नाम लिखिए। इस रुचि के जीन के कवकों को अलग करने और आगे प्रयोग और शोध के लिए इस जीन का प्रवर्धन करने के लिए इसके बारे में बताइए। ठीक है, अब देखो ये कैसे हुआ होगा। कह रहे सबसे पहले आइसोलेशन करने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट का किसी फंगस से हम फॉलोइंग स्टेप पूरी करेंगे। सबसे पहले फंगल सेल शुड बी ट्रीटेड विथ काइटिनेज टू ब्रेक द सेल वॉल। सबसे पहले हम फंगल सेल को काइटिनेज एंजाइम के संपर्क में ले आएंगे ताकि उनका जो सेल वॉल हो वो ब्रेक हो जाए। The RNA and protein contaminants can be removed by the treatment of RNAs and proteases respectively. अब उसके अंदर RNA और प्रोटीन्स जैसे कंटामिनेशन जो हमें नहीं चाहिए, इनको निकालने के लिए हम ट्रीटमेंट करेंगे उनके हिसाब के एंजाइम का। जैसे कि RNA को निकालने के लिए RNAs डालेंगे, प्रोटीन को निकालने के लिए प्रोटीएज डालेंगे। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ होल डीएनए आइसोलेटेड बाय द साइट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो डीएनए बचा है उसको अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लेंगे। अब जो कट डीएनए है उनको हम चार्ज और साइज के बेसिस पर सेपरेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? डीएनए मिल जाएगा और उसका हम फर्दर प्रोसेस में यूज करेंगे। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग स्टेप। इसके लिए हम क्या करेंगे? पीसीआर के अंदर मल्टीपल कॉपीज बनाकर एम्प्लीफिकेशन करेंगे और इस तरीके से क्लोन ऑफ दिस जीन कैन बी जनरेटेड टू सी द फंक्शन ऑफ दिस जीन एज अ प्रोटीन। अगला इसी तरीके का एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस that follow in recombinant DNA technology. कह रहा है restriction enzyme are used as they recognize and cut DNA within a
specific recognition sequence BAM-H1 such restriction enzyme which bind at the recognition sequence 5' GGATCC3' and cleaves the sequence between G and G on the each strand, whereas ALU1 bind at the recognition sequence 5' AGCT3'. The cleaves this and cleaves these sequences between G and C on each strand. ये एक स्टेटमेंट है. कह रहे if ALU1 is used to cut the given DNA strand, how many DNA fragments would be formed? Write the sequence of each fragment formed this with its polarity. नीचे sequence दे रखा है. दूसरा कह रहा है which one of the two restriction enzyme BAM-H1 or ALU1 will preferably be used on the same given DNA strand to make a recombinant DNA molecule and why. अब ध्यान से देखो. तीसरा भी है, कह रहा है after binding to the two strands of the double helix DNA where specifically does the restriction enzyme act to cut the two strands of DNA, write the specific term used for the specific nucleotide sequence of DNA recognized by the restriction endonuclease. इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में अगर हम ALU की बात करेंगे, है ना, कह रहा है if ALU1 is used to cut the given DNA strand, जो कि DNA strand given था, 3 DNA fragments will be formed. एक DNA fragment ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा. ठीक है. ALU1 site is present in the given sequence and BAM-H1 site is not given. यहाँ पर ALU1 प्रेजेंट होगा गिवन सीक्वेंस में, BAM-H1 नहीं, क्योंकि उसका सीक्वेंस अलग है. यहाँ थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि कौन सा बैकबोन होगा, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होगा. ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्निशन साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट्स की तरफ ही डीएनए को काटने का काम करेंगे. इस तरीके से हम इसका आंसर लिख देंगे. अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर आते हैं. कह रहा है ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ द cloning vector PBR322 and label BAM-H1 site, gene of ampicillin resistance, ORI ROP gene. दूसरा कह रहा है state the role of ROP gene. तीसरा कह रहा है cloning vector does not have a selectable marker, how will it affect the process of cloning. चौथा कह रहा है why is insertional inactivation preferred over the use of selectable marker in cloning vector. यानी क्लोनिंग वेक्टर PBR322 का एक योजनाबद्ध आरेख बनाना है, लेबल बनाना है BAM-H1 एम्पिसिलिन प्रतिरोध जीन, ओरी साइट और आरओपी जीन का. आरओपी जीन की भूमिका भी बतानी है. क्लोनिंग वेक्टर में चयन योग्य मार्कर नहीं होता, इसे क्लोनिंग की प्रक्रिया कैसे प्रभावित होगी ये भी बताना है. और क्लोनिंग वेक्टर्स में चयन योग्य मार्कर के उपयोग के बजाय इंसर्शनल निष्क्रियता को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, ये आंसर भी देना है. सबसे पहले हम डायग्राम आपको PBR322 का आपकी एनसीईआरटी की किताब में जो है वही बनाना है. तो ये रहा डायग्राम, जिसमें आप सारे के सारे पॉइंट जो पूछे हुए हैं वो डिनोट कर सकते हो. रोल अगर हम आरओपी जीन का देखेंगे तो आरओपी जीन का जो रोल है वो PBR322 के लिए ये है कि ये कोड करता है फॉर आरओपी प्रोटीन. Its main function is in decreasing the copy number and so this gene is involved in the replication of the plasmid. ये है आरओपी जीन का फंक्शन. इम्पैक्ट की बात करेंगे तो कह रहा है selectable marker is crucial for identifying cells that have successfully taken up the recombinant plasmid. Without a selectable marker, it would be difficult to distinguish between transformed cell and non-transformed cell. This would make it challenging to isolate and propagate the recombinant plasmid. इसी वजह से सेलेक्टेबल मार्कर काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि सेलेक्टेबल मार्कर ही आइडेंटिफाई करते हैं सेल्स को जहां से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लिया जाएगा. बिना सेलेक्टेबल मार्कर के बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल में की पहचान
कर पाना, और हम बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे आइसोलेट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कि प्रेफरेंस फॉर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ओवर सेलेक्टेबल मार्कर्स का, कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज प्रेफर्ड ओवर ट्रेडिशनल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर सेवरल रीजन। एक तो सिंप्लिसिटी है, इट कैन बी सिंपलर अप्रोच, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, एज इट रिलाइज ऑन द डिसरप्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन रेदर देन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू जीन। पहले से ही मौजूद जीन पर ही सारा फंक्शन डाल देता है, नए जीन का यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिसिटी, इट कैन प्रोवाइड मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए, एज इट कैन बी लिंक टू अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। तो इसी वजह से हम सेलेक्टेबल मार्कर से ज्यादा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का प्रेजेंस देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है EcoR1 has played very significant role in rDNA technology. Explain the convention for naming EcoR1. Write the recognition site for the cleavage site of this restriction endonuclease. What are the protruding and hanging stretches of DNA produced by the restriction enzymes called? Describe their role of information of recombinant DNA. यानी EcoR1 ने rDNA टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका नामकरण बताइए, पहचान स्थल और विखंडन स्थल बताइए, प्रतिबंध एंजाइमों द्वारा उत्पादित डीएनए के उभरे हुए और लटके हुए हिस्सों को क्या कहा जाता है, और इनके rDNA निर्माण में भूमिका बताइए। सबसे पहले EcoR1 की अगर हम बात करें, सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, इको ठीक है, ये है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ई का मतलब जीनस है, कौन सा जीनस? इस्चीरिचिया। CO का मतलब स्पीसीज है, कौन सा स्पीसीज? कोलाई। तो जीनस कौन सा है? इस्चीरिचिया। कोलाई, ठीक है। यहां पर ई हो गया जीनस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ई इज इस्चीरिचिया एंड CO इज कोलाई। R का मतलब होता है स्ट्रेन, है ना, R स्ट्रेन, और 1 का मतलब है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम। इस तरीके से हम इसको EcoR1 कहते हैं, ठीक है। रिकॉग्निशन साइट यहाँ पर ऐसा होता है, GAATTC 5' से 3', और उल्टा जस्ट इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो ये इसका रिकॉग्निशन साइट है। EcoR1 यहीं से डीएनए को तोड़ता है। जब डीएनए तोड़ेगा तो G और A बेस के पास ईच स्ट्रैंड में ये डीएनए तोड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार जब यहाँ G और A स्ट्रैंड के पास ये डीएनए तोड़ेगा, दूसरी तरफ भी ये G और A स्ट्रैंड के पास ही डीएनए को काटने का काम करेगा, स्टिकी इंड प्रोवाइड करेगा। स्टिकी इंड का जो रोल होता है वो rDNA टेक्नोलॉजी में क्या होता है? स्टिकी इंड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं विथ देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। ये जो स्टिकनेस है ये फैसिलिटेट करता है एक्शंस ऑफ द एंजाइम DNA लाइगेज। अब कह रहा है, एक और क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इज अ बैक्टीरियल सेल मेड competent to take up recombinant DNA from the medium. Explain the steps of amplification of gene of interest using PCR technique. समझाइए कि एक जीवाणु कोशिका को माध्यम में पुनः संयोजक डीएनए को ग्रहण करने के लिए कैसे सक्षम बनाया जाता है, PCR तकनीकी का उपयोग कैसे करते हैं, उसके लिए चरणों को समझाइए। सबसे पहली बात, एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। मैं साइड होके इसको एक बार पढ़ देती हूँ। कह रहा है सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये हाइड्रोफिलिक है, इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है। In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be made competent to take up DNA.
This is done by treating them with a specific concentration of a divalent cation such as calcium, which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. Recombinant DNA can then be forced into a cell by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius heat shock and then putting them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. सीधी सी बात है, क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन से आसानी से पास नहीं कर सकते. इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया को फोर्स कराने के लिए, ताकि वो प्लाज्मिड ले ले, बैक्टीरियल सेल को हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे ताकि वो डीएनए को भी धारण कर ले. इस प्रोसेस को करने के लिए हमें सबसे पहले डाइवेलेंट कैटायंस के साथ, जैसे कैल्शियम के साथ, हमें उसको ट्रीट कराना पड़ेगा. फिर वहां से डीएनए बैक्टीरियम में पोर्स के जरिए उनके सेल वॉल में एंटर करेगा. आरडीएनए जो होगा उसे हम फोर्स करके इंक्यूबेट करेंगे सेल्स के अंदर आइस पर. फिर हम उसे 42 डिग्री सेल्सियस पर हीट शॉक करके वापस आइस पर पुट करेंगे. इस तरीके से बैक्टीरिया जो होगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर ले लेगा. ठीक है, ऐसे मुश्किल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का अंदर जाना. पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करेंगे तो ये इन विट्रो टेक्निक है जहां पर हम डीएनए सेगमेंट की, क्या कह सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. इस पूरे प्रोसेस में प्राइमर्स और डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं. कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे, जो थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया पॉलीमरेज एंजाइम होता है और ये हाई टेम्परेचर पर भी खराब नहीं होता. इस पूरे साइकिल को, पीसीआर साइकिल को जब हम रिपीटेड तरीके से चलाते हैं तो बिलियन कॉपीज डीएनए की हम बना करके रख सकते हैं. ये एम्प्लीफाइड डीएनए जो है इसे अब लाइगेट कर सकते हैं वेक्टर के साथ और क्लोनिंग का प्रोसेस कर सकते हैं. इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं. सबसे पहला प्रोसेस है डीनेचुरेशन, जिसमें हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हाई टेम्परेचर दे करके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं. अप्रॉक्स 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यहाँ पर देते हैं. दूसरा प्रोसेस है एनेलिंग. एनेलिंग प्रोसेस में जैसे ही हमने सिंगल स्ट्रैंड में इसको कन्वर्ट किया, अब हम प्राइमर को बाइंड करते हैं. प्राइमर को सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा कम टेम्परेचर में करते हैं, विच इज 50 टू 65 डिग्री सेल्सियस. और तीसरे प्रोसेस में एक्सटेंशन करते हैं. डीएनए पॉलीमरेज लाइक टैग पॉलीमरेज एंजाइम अब नए डीएनए स्ट्रैंड्स को यहाँ पर सिंथेसाइज कर देता है और ये प्रोसेस हम 72 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं. इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पूरा का पूरा पीसीआर स्टेप पूरा हो जाता है. यहाँ देखो, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीनेचुरेशन करा, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंड में टूट गया. एनेलिंग प्रोसेस करा, हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया? प्राइमर्स जोड़ दिए. टैग पॉलीमरेज एंजाइम से एक्सटेंशन प्रोसेस करी, हमने डीएनए की कॉपी बना दी. हम जब इसके बहुत सारे साइकिल्स करते हैं तो बिलियन टाइम्स हम डीएनए एम्प्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी तरीके से हमें लिखना है. मिलते हैं अगले सोल्यूशन वीडियो में. थैंक यू सो मच गाइस.